इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। दालान यानी कि बरामदा होता है। लेखक सोचते हैं कि मुझे यह घर नहीं बेचना चाहिए। यहीं हमारा बचपन बीता था, यही हमारे भाई बहन की शादियाँ हुई थी, इस आंगन में हम खेले थे, यहाँ से हम स्कूल गए थे, यहाँ से हमारे पड़ोसियों के साथ मीठी नोकझोंक होती थी। यही वो दालान है जिसमें मेरे दादा दादी की मृत्यु हुई थी। मेरे दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। सब बातें, उनके पिता का भी इस दालान में से अंतिम संस्कार किया गया था, सब बातें लेखक को याद आती हैं। हमारे घर के दोनों और दूसरे घर है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रो, रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक जहाँ से रेत गड़ी लेकर रोज सामायिक करती, उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चला बसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा, उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजा के साथ बना है। लेखक एक और घर बेचने का निर्णय करते, दूसरी और उनको अपना पूरा जीवन जिस घर में बीता था वो प्रसंग आकर वो घर नहीं बेचने का सोचते, तो दूसरी ओर उनको ऐसा विचार आता है कि मुझे अब ये घर क्यों रखना है, क्योंकि हमारे घर के जो आड़ोसी पाड़ोसी थे वो सब बाहर चले गए, किसी की मृत्यु हो गई। अब नए जो मकान मालिक रहने आए वो हमारे साथ झगड़ा करते हैं, अपना हक प्रस्थापित करते हैं, इसलिए मुझे ये घर बेच देना चाहिए, ऐसा इस पैराग्राफ में समझाया गया है। इस तरह सब बदल चुका था, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो भी है तो पुश्ते नहीं घर। वह घर है 4 दीवारों और छप्पर वाला, कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर, घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनाया नहीं जा सकता, इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना हो जाए, जीर्ण हो जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वो बना रहे। दूसरी ओर लेखक सोच रहे थे कि भले ये हमारा घर जर्जरित हो गया है, पुराना है, हम ये घर क्यों बेचें। ये 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन घर हमारी भावना से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मुझे ये घर बेचना नहीं चाहिए। भले ये जीर्ण हो गया है, परंतु हमारी भावना इस घर से जुड़ी हुई है, ऐसा मन में विचार आता है। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता था। यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। अच्छे पैसे मिल रहे, इतने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे तो भी। दूसरी ओर लेखक को क्या दूसरा विचार आ रहा था कि अब हमें घर में रहना ही नहीं है, बहुत सारे पैसे अच्छे मिल रहे, और अगर एक पैसे का मैं फिक्स्ड डिपॉजिट कर दूँ तो वो किसी काम में आ जाएंगे, इसलिए मुझे ये घर बेच देना चाहिए। ऐसे दोनों तरीके के विचार में उनका मन घुमा हुआ था। घर बेचे या ना बेचे, उनके बारे में लेखक सोच रहे थे। अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया, परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह कर ले। अंत में लेखक ने घर बेचने का निर्णय कर दिया। निर्णय करने से पहले सब भाइयों ने निर्णय किया कि हम सब परिवार एक बार फिर उस घर में जाकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे और फिर उस घर को बेचेंगे। ऐसा सब परिवार मिलकर निर्णय करते हैं और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। सब लोग
सपरिवार उस घर में गांव के पुश्तैनी मकान में रहने के लिए आते हैं और लंबे समय के बाद उस घर का दरवाज़ा खुलता है। देखते देखते छोटे बड़े परिजनों से वह सुना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती। घर में सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न होने लगी। अब क्या हुआ, सब परिवार उस घर में रहने के लिए गए। इस पैराग्राफ में ऐसा समझाया गया है। जो घर सुना था वो अब लोग रहने के कारण गूंजने लगा। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माँ एकांत रहती थी। उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ चुकी। सामाजिक प्रसंगों में वो रुचि नहीं लेती थी। वो भी प्रसन्न होकर उस गांव में उस घर में रहने लगी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उल्हाना देने लगी। उल्हाना यानी कि शिकायत करने लगी, फरियाद करने लगी। दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार ककहरा लिखा और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर बैठा। वहाँ भींस से टेक लेते थे। वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और अब वह हमेशा के लिए। क्या हुआ? देखते देखते कवि ऐसा कहते हैं, लेखक उस घर की दीवार के साथ बैठते जहां उन्होंने कखरा यानी कि क ख ग स्वर व्यंजन सीखे थे, उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़े थे। वह भिंत से टेका लेकर जब वो बैठे तो वो बात उनको अंदर से हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और अब हमेशा के लिए। जैसे कि लेखक को लगता है कि वो घर की दीवारें भी उनसे कह रही है कि आप मुझे मत बेचो, इतने दिन रहने आए हो, अब मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने चाहते हो। ये सब बात लेखक को अंदर अंदर बेचैन कर रही थी। परंतु अब गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। मैं व्यग्र हो गया। आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, खूंटे थे, परंतु ढोर डंगर नहीं थे। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। मैं एकदम खड़ा हो गया। शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल कितने सारे चौमासे में इसका संगीत सुना है। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहन विवाह मंडप में बैठी थी और यही दादी दादा और पिताजी की अर्थियों बनती थी। ऐसी लगा जैसे मेरा गला रुंध गया है। लेखक ये सारी बातें विचार में आकर व्यग्र हो गए थे। वो अपने आंगन में खाट बिठाकर बैठते हैं। उनको लगता है कि जैसे पहले ढोर डाकर उनके आंगन में बंधे थे, वैसे ही वहाँ बंधे हुए वो रंभा रही, यानी कि उनकी आवाज़ आ रही है। वो अचानक एकदम खड़े हो गए। शून्य आंखों से देखा तो आंगन में कोई नहीं था। उनको अपने घर की छत यानी कि नलिये से जो बनाई थी, खपरेल कहते, वो याद आती है कि जब भी चौमासे में उन पर बारिश पड़ती थी तो जैसे कि एक संगीत का राग सुनाई देता था, वैसा वो महसूस कर रहे। वो फिर से याद करते कि यही वो स्थान है जहाँ दादा दादी पिताजी की अर्थियाँ बंधी थी, और ये सोचकर उनका गला होता है वो रुंध जाता है। घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जरित कमरा अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। वह सब तो कब का निकल दिया है, परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रेल लटकी है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरे संतानें भी। अब लेखक को सारे घर की बात याद आ रही। उनकी कोठिया, उनका पिटारा जिसमें वो अनाज भरते थे, सामान रखते थे, वो सब बातें
लेखक को याद आती है, वो सोचते कि मैं यहीं जन्मा था, मेरी संतानें भी यहीं जन्मी थी, लेकिन अब मन में एक विचार आता है कि मुझे ये घर बेच देना है। ये सारी यादें हम छोड़कर आगे बढ़ना है। बीच में खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वहाँ से होकर फिर दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है, सब इस समय इधर उधर है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता था, कम सुनाई देता है, अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता। मैंने पास जाकर पूछा, ये क्या, तू रो रही है माँ? लेखक की अचानक नज़र अपनी माँ की ओर जाती है। देखा तो माँ एक कोने में बैठकर क्या कर रही है, रो रही है। लेखक को लगा कि अब माँ ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहेंगी, इसलिए वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ तू क्यों रो रही है, और वह ज़ोर से रो पड़ी। इतना कहते ही उनकी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी, उतना माँ इस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ, तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो। माँ को जब पूछा लेखक ने कि माँ तू क्यों रो रही है, माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो हिचकियाँ लेते लेते इतना ही बोल सकी कि मैं तुम्हारे पिता के अवसान पर भी इतना नहीं रोई थी। मेरी एक अंतिम इच्छा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम ये घर मत बेचो। कवि की माँ, लेखक की माँ इसको ऐसा कहती है। फिर मेरे जाने के बाद तुमको घर बेचना है तो बेच देना, परंतु माँ तूने ही तो कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद नहीं। इसे तुम मत बेचो। इसका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ का रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा रहा। जब उनकी माँ घर बेचने के लिए मना करती है तो लेखक कहते कि माँ तूने तो घर बेचने के लिए कहा था, लेकिन माँ कहती है कि मैंने कहा था, लेकिन ये सब भूल जाओ। अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुम ये घर मत बेचो। ये सुनकर लेखक को बहुत अच्छा लगता है। लेखक को लगता है कि माँ भले अंतिम दिन गिन रहे हो, लेकिन माँ का लगाव अभी भी उस घर के साथ जिंदा है। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर अंदर अपराध बोध तो था, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था, इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाते थे। लेखक के मन में भी थोड़ी कसक थी कि वो घर बेचना चाहिए और नहीं बेचना चाहिए, लेकिन उनकी माँ ने जो घर बेचने के लिए मना किया, इसके बाद वो दृढ़ हो चुके। जब भी घर को बेचने की बात निकलती थी, प्रत्येक सदस्य उस घर में रहने आने के बाद सब मौन हो जाते थे। सबको लगता था कि ये घर बेचना चाहिए नहीं। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आता है। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे, हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे। इस घर के पैसों से तुम कहोगी वैसा है। माँ ने कहा, मैंने इस घर की सहतीर तक ईंट चढ़ाई है। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंग से बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो। छोटा भाई समय की नज़ाकत को समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सबकी छाती पर एक पत्थर सा हट गया था। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ के मुंह देखकर मानो झरझरित घर हंस रहा था। अदृष्ट गुरु देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ। जब माँ घर बेचने की लिए मना कर रही थी, उसी समय उनका छोटा भाई घर बेचने के लिए व्यक्ति को लेकर आते हैं। सब लोग माँ को समझाते हैं कि माँ तुम ये घर बेच दो, इस घर से जो भी पैसे आएंगे हम इस गांव में ही एक बड़ा सा घर बनाएंगे। लेकिन माँ कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ये घर मत बेचो। ये सुनकर उनका छोटा बेटा भी समझ जाता है माँ की भावनाओं को। माँ कहती कि मैंने इतनी ऊंचाई तक इस घर की ईंटें को बांध बांध कर घर बनाया है। भावना के साथ ये घर जुड़ा हुआ, ये देखकर छोटा बेटा भी उस भाई को कहते हैं कि तुम अभी वापस चले जाओ, जब भी हम घर बेचेंगे तुमको ही बेचेंगे। वो भाई वापस चले जाते हैं।
माँ के चेहरे पर हंसी आ जाती है। ऐसा लगता है कि वो झरझरित घर भी हंस रहा हो, प्रसन्न हो रहा हो, ऐसा कहकर इस पाठ की पूर्णा होती है। और जो घर हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है वो लेखक के मन में भी उसी भावना के साथ जुड़ा था, उनकी माता के मन में, सारे परिवार के मन में, और अंत में वो घर न बेचने का निर्णय करते।